बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं? 10th क्लास में इसकी बड़ी डिटेल है, हम उससे हट के बात करेंगे। हम बात करते हैं कहाँ से आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए। जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। फॉसल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? लाखों करोड़ों साल पहले जो जानवर पौधे मर गए, ज़मीन में दब गए, खप गए, उनके ऊपर प्रेशर आया, टेम्परेचर आया और वक्त गुजरने के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसल फ्यूल्स में। तो 3 तरह के फॉसल फ्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिसोर्स हैं। एक है कोल, जिसे हम कहते हैं कोयला, एक है नेचुरल गैस और एक जो लास्ट में है वो है पेट्रोलियम। आइए सबसे पहले हम कोल को डिस्कस करते हैं। कोल क्या है? डार्क ब्राउन ब्लैकिश सॉलिड। ये वो सॉलिड है जो जमीन से निकलता है, कोयला है। अच्छा, कोयला बेसिकली बहुत किस्म का होता है। हमारे पास कोयले की 4 किस्में हैं। सबसे पहले है वुड, लकड़ी, डेड प्लांट, मुर्दा पौधे की लकड़ी। इसके ऊपर बैक्टीरियल और बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वक्त गुजरने के साथ जमीन के नीचे, और ये कन्वर्ट हो जाता है पीट में। पीट फर्स्ट फॉर्म है कोयले की, और पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है वक्त गुजरने के साथ। ये पीट कन्वर्ट हो जाता है दूसरी शक्ल में कोयले की, जिसे लिग्नाइट कहते हैं। लिग्नाइट पर वक्त गुजरने के साथ मजीद प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, ये तीसरी शक्ल में इख्तियार हो जाता है, जिसे कहते हैं बिचुमिनस, और इस पे मजीद वक्त गुजरने के साथ प्रेशर पड़ता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में। ये 4 मुख्तलिफ शक्लें होती हैं कोयले की। कोयले की मुख्तलिफ शक्लें हैं और क्वालिटी भी इनकी अलग अलग है। यूं समझें, जो बहुत देर से पैदा होगा ना कोयला, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आखिरी कोयला। और कोयले की क्वालिटी को किसके जरिए से मैयर किया जाता है? द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जिस कोयले में कार्बन की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, हम उसको उतना ही आला क्वालिटी का कोयला कहेंगे। पीट में रफली कार्बन की जो परसेंटेज है वो होती है 60% कार्बन, और लिग्नाइट में 70% कार्बन होता है, और एंथ्रासाइट में 80% कार्बन होता है, और बिचुमिनस में 90% कार्बन होता है। तो ये है परसेंटेज, मैं गलत लिख गया, सॉरी। बिचुमिनस में 80% होता है और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एंथ्रासाइट बहुत देर से पैदा होता है, ठीक है, ओके। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सबसे आला क्वालिटी का और महंगा कोयला है। ये हैं कोयला बनने के स्टेप्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला कैसे बनता है, कौन से स्टेप्स हैं। आप यही इनके नाम, इनकी परसेंटेज और इनके बनने का तरीका याद रखेंगे, ओके। उसके बाद कोई भी कोयला है, उस कोयले को हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, कोयले की कार्बनाइजेशन करवाएंगे। कार्बनाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सर जी ये क्या बला है? भाई, कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कोयले को बर्न करते हैं, जलाते हैं हवा की गैर मौजूदगी में, और कोयला अपने अंदर मौजूद कंपोनेंट्स में टूट जाता है। यूं समझें कि कोयले के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बिखर कर अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द बर्निंग ऑफ कोल in the absence of air round about at the temperature 500 to 1000। 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब हम कोयले को हीट करेंगे, प्रेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कोयला बिखरेगा, टूटेगा अपने कंपोनेंट्स में। और कोयले के अंदर ये 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिनके नाम मैंने लिखे हैं। कोल गैस, कोल तार, कोक। ये वो नहीं है जालिमा कोका कोला पिला दे, नो, ये कोक है, सॉलिड होता है। अमोनिकल लिक्वर, ये चारों नाम आपने 10th में पढ़े हुए हैं, हम इन पे डिटेल नहीं करेंगे। ये जो कोल तार होती है ना मेरे बेटे, कोल तार ये लुक की तरह की होती है जिसे सड़कों पर बिछाया जाता है। इस कोल तार के अंदर मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था 217 ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, हाँ 220 भी हो सकते हैं। मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे? अब हम कोल तार से
या कोल तार के अंदर जो ये 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको अलग अलग करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। किस तरीके से? बाय द यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, F.D। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये और चीज है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तोड़ फोड़ से मुराद है, मगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने 10th में पढ़ी हुई है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइए जरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू देयर पार्ट्स, इनटू देयर कंपोनेंट्स, इनटू देयर फ्रैक्शंस। ठीक है, ये देखो, ये कोल तार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कोल तार के अंदर बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग करना, इनके फ्रैक्शंस में, इनके पार्ट्स में, ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग करना उनके मिक्सचर से क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये कोल के बारे में था। अब हम जरा कुछ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कोल के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में 184 बिलियन टन कोयला मौजूद है। कितना? 184 बिलियन टन जमीन के अंदर पाकिस्तान में कोयला मौजूद है, फिर भी हम गरीब हैं, पता नहीं क्यों। ओके, जितना कोयला हर साल निकलता है हमारे मुल्क से, उस कोयले का 80% भट्ठों में ईंटें पकाने के लिए यूज कर लिया जाता है। भट्ठों में ईंटें पकाने के लिए, किल्न के अंदर। और बाकी जो 20% बचता है उसे हम डोमेस्टिक यूज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक यूज का मतलब है घरेलू इस्तेमाल। टिक्का बोटी बनाते हैं, फ्राई करते हैं चीज़ों को, रोस्ट करते हैं चीज़ों को इसके ज़रिए। उसके बाद ये जो कोयला है, इसकी डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के 4 मेन सूबे आज भी काम कर रहे हैं, जैसे सिंध कोल अथॉरिटी है, या पंजाब की अथॉरिटी है, या सूबा बलोचिस्तान है। तो इन तमाम के अंदर जो जो इदारे हैं कोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकें और हमारे मुल्क में बिजली की कमी को पूरा कर सकें। कैसे? कोल के ज़रिए। तो इन पर काम हो रहा है, ये आप डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैं चलता हूँ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स पर, या जिसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या यू कैन से दैट कि एक फॉसल फ्यूल है। और इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे कि कुदरती गैस, जिसे हम सुई गैस कहते हैं, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो लो बॉइलिंग होंगे। लो बॉइलिंग का क्या मतलब है? यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। आप कहेंगे गैस का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जिस टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विड में तब्दील हो जाए, उस टेम्परेचर को गैस का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन नेचुरल गैस कहलाता है। हम ये भी देखते हैं कि नेचुरल गैस में मैक्सिमम मीथेन पाया जाता है। CH4 मीथेन, ये पहला मेंबर है अल्केन का। मीथेन 85% यही होता है नेचुरल गैस के अंदर। बाकी 15% और अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि ईथेन है, प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, H2S है। ये बहुत थोड़ी थोड़ी होती हैं। ये कंपोजिशन है नेचुरल गैस की। और नेचुरल गैस बनता कैसे है? वही सेम तरीका है, थोड़ा सा फ़र्क तो होगा ना, नहीं तो कोल और नेचुरल गैस में फिर क्या फ़र्क होता। मगर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ज़मीन के नीचे जानवरों की बची हुई चीज़ें जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनकी डीकम्पोजिशन से पैदा होता है नेचुरल गैस। और इसका यूज़ क्या है? हम इसको मुख्तलिफ जनरल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं फॉर पावर जनरेशन, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हम इनको पावर जनरेशन, बिजली बनाने के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस को मोटर फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CNG। CNG स्टैंड फॉर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इस नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है और इसे गाड़ियों में CNG के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मोटर फ्यूल कहा जाता है इसे। ओके, उसके बाद तीसरा जो अहम सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? आइए ज़रा समझते हैं। ज़मीन के नीचे लाखों करोड़ों साल पहले जानवरों की बची हुई चीज़ों से एक ऑयल बनता है जिसे कहते हैं मिनरल ऑयल। ये इसके अंदर ना इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। मिनरल ऑयल को कहते हैं क्रूड ऑयल। और आप पढ़ चुके हैं क्रूड से मुराद है
जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हों। मिनरल ऑयल को क्रूड ऑयल कहते हैं, गंदा, गाढ़ा, काला, इसमें रेत भी होगी, इसमें पानी भी थोड़ा बहुत शामिल होगा, इसमें मिट्टी भी होगी। तो ये जो क्रूड ऑयल है सॉरी इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? इसकी सफाई करते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद क्रूड ऑयल का नाम चेंज हो जाता है और क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम, मैं तो बचपन में समझता था कि मोटरसाइकिल में जो हम पेट्रोल डलवाते हैं इसको पेट्रोलियम कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स, इट इज द मिक्सचर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम सेपरेशन करते हैं, यानी पेट्रोलियम से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम निकालते हैं, अलग अलग करते हैं। एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू देयर पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारी बुक के मुताबिक ये 9 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसको हम हासिल करते हैं बाय पेट्रोलियम। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, लिग्राइन, गैसोलीन, कैरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, एस्फाल्ट या फिर कोक। आइए इनको याद कराने का तरीका बताता हूं। NPL, GKGLPA, ना पी लस्सी। ये देखें, ना पी लस्सी, लस्सी ना पियो, वो कहता है घर की गाय। मेरी जो गाय है वो घर की है, घर की गाय। फिर हम कहते हैं भाई जब तेरे घर की गाय है तो फिर लस्सी पी लो, तो लस्सी पी आ। ठीक है, हम इसे कैसे याद करें? लस्सी पी आ। ये टेक्निक है जिससे हम याद कर सकते हैं ना पी लस्सी, वो कहता है घर की गाय, हम कहते हैं लस्सी पी आ। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब आप ये देखें, ये जो नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस है, इसका यूज क्या है? यूजेस हमारी बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। नेचुरल गैस को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पर, इसके यूज हम पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद पेट्रोलियम ईथर, ये डाई इथाइल ईथर, जिसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, या सॉल्वेंट के तौर पर लेबॉर्ट्री में इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद लिग्राइन है, इसको भी हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गैसोलीन क्या होता है बता चुका हूँ, पेट्रोल है, मोटर फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। कैरोसिन मिट्टी का तेल है, इसे हम हीटिंग ऑयल कहते हैं, आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैस ऑयल डीजल है, बड़ी ट्रैक्टर ट्राला इनको चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह है। पैराफिन ये भी सॉल्वेंट के तौर पर या वैक्स प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ होता है, वैक्स प्रोडक्ट के तौर पर। उसके बाद आखिर में है एस्फाल्ट या कोक, इसे हम रूफिंग, पेविंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। रूफिंग कहते हैं छत बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। पेविंग फर्श के अंदर टाइलें लगा के दरमियान में भरने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने 2 चीज़ें और याद करनी है, इनके बॉइलिंग पॉइंट याद करने हैं और इनके अंदर कार्बन, कितनी कार्बन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट देखें, नेचुरल गैस का 20 डिग्री सेल्सियस से कम बॉइलिंग पॉइंट है, पेट्रोलियम ईथर का 20 से 60 है, लिग्राइन का 60 से 100 है। इन तीनों को इकट्ठे याद कर लें, 20 से कम, 20 से 60, 60 से 100, और इन तीनों को भी इकट्ठे याद कर लें। ठीक है, 40 से 220, फिर 8 नंबर 175 से 325, फिर 275 से ज्यादा। देखो भाई ये 60 और 20 के दरमियान 40 आ रहा है ना, तो मैं यूं याद करता हूं कि 40 से 220, 175, 325। अच्छा, फिर 175 में 100 डाल दो, 275। ये तीनों को याद करने का तरीका है। उसके बाद लास्ट 3 का बड़ा आसान है, उनमें से 2 का तो बॉइलिंग पॉइंट दिया नहीं गया, एक का मेल्टिंग पॉइंट है पैराफिन। पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट बताया है 50 से 60। और लुब्रिकेटिंग ऑयल ये विस्कस गाढ़े लिक्विड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया गया। और एस्फाल्ट या कोक ये सॉलिड होते हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया गया। उसके बाद आगे चलते हैं, कार्बन की तादाद। देखें भाई, अगर आपको कार्बन की तादाद आ जाए तो हाइड्रोजन तो आप खुद ही लगा सकते हैं। कैसे? अगर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो कार्बन को डबल करो, 1 कार्बन को डबल करो, 2 हो गए, 2 में 2 जमा करो, 4 हो गए। हाइड्रोजन कैसे डालते होते थे आप अल्केन के अंदर?
यानी जितने कार्बन हैं उनको डबल करो, जो जवाब आए उसमें 2 जमा करो, अब जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, तो इधर कैसे आप सिर्फ कार्बन नंबर याद कर लें, हाइड्रोजन नंबर खुद ही आप लिख लेंगे। तो पहले 3 को, फिर अगले 3 को, फिर अगले 3 को याद करने का तरीका है 1 से 4, 5 से 6, 6 से 7, 1 से 4, 5 से 6, 6 से 7। उसके बाद ये देखें इनको कैसे याद करता हूं, 4, 8, 12, ये देखें 4 4 के लिहाज से 4, 8, 12, 13, 14, 18, 4, 8, 12, 13, 14, 18, और ये 18 से ज्यादा, और ये वाला 23, 29, यानी कार्बन 23 और 29 तक कार्बन की चेन्स हैं ये इसके अंदर, यानी कि पैराफिन्स के अंदर 23 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन, 29 कार्बन वाले, 23 और 29 के दरमियान, 23 से लेकर 29 तक, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और आखिर में ये जो एस्फाल्ट हैं या कोक हैं इनको हम रेजिड्यू कहते हैं, बच्चे खुचे मटेरियल कहते हैं, यानी कि पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो उससे आखिर में जो बनते हैं उसे हम कहते हैं एस्फाल्ट या कोक। आज के लेक्चर की आखिरी बात, जब हम क्रूड ऑयल को लेते हैं तो क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कहाँ होती है? जिन फैक्ट्रियों में रिफाइनिंग होती है उन्हें रिफाइनरीज कहते हैं, और पाकिस्तान में 4 बड़ी रिफाइनरीज हैं, जिनमें एक है पाक अरब रिफाइनरी, ये मुल्तान के करीब एक जगह है महमूद कोट, कुछ कस्बा गुजरात में, वहाँ पे ये पाक अरब है जिसे पार्को भी कहा जाता है। उसके बाद है रावलपिंडी में एक जगह है मोरघा, रावलपिंडी के करीब मोरघा, वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी। 2 ऑयल रिफाइनरी कराची में हैं, एक का नाम है नेशनल ऑयल रिफाइनरी और एक का नाम है पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। और जो पाक अरब रिफाइनरी है इसकी कैपेसिटी है कि ये 4.50 मिलियन टन ऑयल को, यानी कि मिलियन टन क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकता है, और अटक ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन है, और नेशनल और पाकिस्तान 2 जो कराची में हैं उनकी रिफाइनिंग की जो कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले जज्बे और जोश के साथ। मोहब्बत करते रहिए अपनी किताबों से और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।